फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया की, यानी कि भारत में शासन व्यवस्था का विकास। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे इस भारत देश पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के राजाओं ने और विदेशी ताकतों ने शासन किया है। हम जानते हैं कि यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री की दौरान अगर आप देखोगे तो यहाँ के लोकल राजाओं का राज था। मिडावल हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इस्लामिक किंग्स का यहाँ पर राज था, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रिटिश पीपल ने आकर के शासन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा भारत देश एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक विकसित हुआ है और किस तरह से यहाँ पर शासन व्यवस्था ग्रेजुअली डेवलप हुई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। जैसा कि हमें पता है, भारत एक विशाल देश है, बट इट वॉज ज्योग्राफिकली लार्जर ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन ये हमारा भारत देश इसकी एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान जितना आज है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। एंशियंट टाइम्स में देखते हैं इंडिया कितना था। आज इस एंशियंट टाइम में इंडिया में आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का अफगानिस्तान, आज का म्यांमार, भूटान और आज का नेपाल, इतना बड़ा था हमारा इंडिया प्राचीन काल में। प्राचीन काल से मेरा मतलब है अभी, यानी 2022 से लगभग 4000 साल पहले। इतना पहले हमारा भारत देश इतना बड़ा था। लेकिन आप देखोगे मिडाइवल टाइम में आते आते हमारे इंडिया में आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश बस इतना ही रह गया। बाकी सारे कंट्रीज ये हमारे इंडिया के पार्ट नहीं रहे मिडाइवल टाइम आते आते। और फिर मॉडर्न टाइम आते आते, जो कि हमारा अभी प्रेजेंट है, हमारा भारत बस इतना ही बचा। यानी आप देख सकते हो एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम आते आते हमारे भारत देश ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। इन एंशियंट इंडिया मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट वर रूल्ड बाय किंग्स, यानी प्राचीन भारत जो कि बहुत विशाल देश था, उसमें इसका अधिकांश भाग राजा महाराजाओं के द्वारा शासित किया जाता था। मतलब यहाँ के लोग अलग अलग हिस्से में रहते थे, लेकिन फिर भी सभी अलग अलग प्रकार के राजतंत्र में ही रहते थे, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। बट इवन in those days वैशाली was a province where the system of governance was the republic। मतलब उस प्राचीन काल में भी वैशाली एक ऐसी जगह है जो कि आपको पता है बिहार में है। आप देख सकते हो मैप ऑफ बिहार में इस वैशाली प्रांत को। ये उसी जमाने में, उस प्राचीन काल में ही एक रिपब्लिक बन चुकी थी। यानी कि यहाँ के लोग अपने शासक को चुनते थे, किसी राजा को नहीं चुनते थे, खुद एक अपने शासक को खुद से वोट दे करके चुनते थे उस टाइम में। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वैशाली वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। वैशाली इस पूरी दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक था, जो कि अभी इंडिया के बिहार में पड़ता है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट फॉर मोर देन 4000 years the common people who lived on the lands of India remained slaves in one way or another of different rulers। मतलब कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 4000 साल तक हमारे इस भारत देश में रहने वाले जो कॉमन लोग थे, उनको किसी ना किसी तरह से गुलाम की जिंदगी जीनी पड़ी, किसी ना किसी किंग के अंडर। आप देखोगे 10th सेंचुरी से पहले, मतलब 10वीं सदी के पहले अगर देखोगे तो यहाँ के लोकल किंग्स, जो हिंदू किंग्स थे, वो यहाँ पर राज करते थे। और यहाँ पर जो सिस्टम थी वो जाति वाली सिस्टम, कास्ट सिस्टम इन एंशियंट इंडिया, यानी एंशियंट प्राचीन इंडिया में आप देखोगे तो एक कास्ट सिस्टम था, जिसमें कि आपको पता होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मेजर क्लास में बांटा गया था सभी समाज को, और एक को अनटचेबल कहा जाता था, यानी अछूत माना जाता था। तो आप क्लियर देख सकते हो इस टाइप की जो हायरार्की है, इस टाइप का जो वर्गीकरण है कास्ट सिस्टम में, इसमें लोगों को कहीं पर भी बराबरी का हक तो कतई नहीं है। यहाँ पर ऊंच और नीच बस यही भेदभाव किया गया था। कुछ कास्ट को ऊंचा माना गया, कुछ कास्ट को नीचा माना गया, और कुछ कास्ट को तो कास्ट का दर्जा ही नहीं दिया गया, उनको अनटचेबल, अछूत कहा गया। सो इन दिस कास्ट सिस्टम पीपल हैड नो राइट टू इक्वालिटी, यानी इस टाइप के सिस्टम में लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था समता का। लोग एक दूसरे को बराबर बिल्कुल नहीं मान सकते थे, और डिस्क्रिमिनेशन होता था इस सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लोगों के जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव होता था 10वीं सदी से पहले। चलिए देखते हैं आगे। अब बिटवीन 10th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी, यानी 10वीं सदी से 18वीं सदी तक अगर आप देखोगे तो भारत में इस्लामिक शासन था। यानी यहाँ पर गुलाम वंश हुए, खिलजी वंश हुए, तुगलक, सैयद, लोदी, उसके बाद मुगल। तो लगातार आप देखोगे तो कंप्लीटली एक के बाद एक मुस्लिम शासकों का यहाँ पर शासन हुआ। और इनके टाइम में आपको पता है इन्हें बस बहुत सारी रानियां रखनी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार दे करके नई नई बिल्डिंग बनवाना था, और इस तरह से इन्होंने जो समाज सेटअप किया हुआ था, इस समाज में यहाँ पर
टॉप पर थे मुस्लिम्स, उसके बाद बाकी जितने धर्म को मानने वाले लोग थे वो सब इस 10वीं सदी से 18वीं सदी तक इनके नीचे ही थे। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव करता था। तो इन दिस रिलीजियस सिस्टम पीपल हैड नो राइट टू इक्वालिटी। एक आध किंग एक्सेप्शन हुए, लेकिन मैक्सिमम मेजर अगर आप देखोगे तो यही ट्रेंड चला। तो लोगों को इस 10वीं सदी से 18वीं सदी तक भी इंडिया में कोई राइट टू इक्वालिटी नहीं था, लोग बराबर कतई नहीं थे। और ये जो सिस्टम था ये था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पर धर्म के आधार पर पूरा भेदभाव होता था। चलिए अब देखते हैं 18वीं सदी से आगे, बिटवीन 18th सेंचुरी एडी टू हाफ 20th सेंचुरी एडी, मतलब 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के मध्य तक, मतलब 1950 के आसपास तक देखोगे तो इस टाइम में अंग्रेजों का शासन था। ये इंग्लैंड की महारानी, और इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया में अपने सोल्जर्स यहाँ पर भेजे थे। यहाँ पर इन लोगों ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, यहाँ के लोगों से जमकर टैक्स वसूला और इंडिया के पैसों से इंग्लैंड को चमकाया जा करके। और यहाँ आप देखोगे तो इंग्लैंड के शासनकाल में यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और ये भेदभाव था उनके स्किन कलर के आधार पर, यानी कि इस कॉलोनियल सिस्टम में भी लोगों को इक्वालिटी का अधिकार तो बिल्कुल नहीं था। सभी लोग बिल्कुल बराबर नहीं थे, गोरे काले का पूरा भेदभाव होता था और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ होता था स्किन के कलर के बेसिस पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो एंशियंट इंडिया का टाइम से लेकर के मिडाइवल और ये मॉडर्न तक आते आते लगभग 4000 साल का समय होता है। और इतने समय तक यहाँ के लोगों को किसी ना किसी रूप में बहुत ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ा है, भेदभाव सहना पड़ा है। आज़ादी का कोई अधिकार नहीं था, बहुत ही हेल टाइप की उनकी ज़िंदगी थी। ऑलमोस्ट ऑल दीज 4000 years द कॉमन पीपल हु लिव्ड ऑन द लैंड्स ऑफ इंडिया रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। लगभग 4000 साल तक हमारे इस देश में रहने वाले कॉमन लोग जो थे वो अपने अधिकारों को लेकर के सजग ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था उनका कोई अधिकार भी है। कैसे अधिकार? अधिकार जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, यानी लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लोगों की आज़ादी उनका हक है, ये उन्हें पता नहीं था। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब लोगों को समता का अधिकार था। जस्टिस, लोगों को न्याय का अधिकार था। ये सब कुछ डेमोक्रेसी आने के बाद ही हो पाया। इट वॉज 20th century when only a small fraction of vast population of India became enlightened enough that they started revolution to have fundamental rights of the people against the age-long tyrant regimes। मतलब 20वीं सदी में ही कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग हुए जिन्होंने यहाँ पर रेवोल्यूशन यानी क्रांति करना शुरू किया लोगों के फंडामेंटल राइट्स, लोगों के अधिकारों को लेकर के। और ऐसे लोगों में से थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू। और भी बहुत सारे लोग थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, etc। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं थे, इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपनी जान तक दे दी। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक आर नॉट द ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जो है ये हमें ऐसे ही नहीं मिला है। दे हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेनी फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि मंगल पांडे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, और भी अनगिनत हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया ताकि हम जैसे लोगों को, ये भविष्य की जो पीढ़ी है इनकी भारत की, उन्हें क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके, उन्हें लोकतंत्र मिल सके और उन्हें अपना रिपब्लिक मिल सके जिसमें वो आज़ादी से अपने हक के साथ जी सके। लेट्स नॉट वेस्ट देयर सेक्रीफाइस बाय बिकमिंग पॉलिटिकली एंड सोशली अनअवेयर। तो पॉलिटिकली और सोशली अनअवेयर होकर के इन महापुरुषों की कुर्बानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ वन टाइम अचीवमेंट। आज़ादी और डेमोक्रेसी सिर्फ एक बार ही नहीं मिलती है, इसे एक बार हासिल कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए हमें मिल गया। इट रिक्वायर्स एन इंसेसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। हमें इसे निरंतर सुरक्षित रखना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फ्रीडम और डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखें। किससे सुरक्षित रखें? जो अभी के टाइम में भी मौजूद है, मोनार्की के सपोर्टर, डिक्टेटरशिप के सपोर्टर, अरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स। तो ये सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कहीं ना कहीं खत्म हो जाए ताकि जो पुराना सिस्टम था गुलामी वाला वो फिर आ जाए, जिसमें कुछ लोग पावर में हैं, कुछ लोग शिकार बने। और इसीलिए हमारे द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये जो डेमोक्रेसी हमें ला करके दी है, जो लोकतंत्र का सिस्टम दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये अकेले ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के हमारे इस डेमोक्रेसी को बनाया है और इस देश की जनता का एक कर्तव्य बनता है कि उस डेमोक्रेसी में एक्टिव होकर के इसे सुरक्षित रखें। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए। Who have ruled the Indian territory by enslaving the people lived on Indian soil? किसने इस देश पर राज किया है, इस देश के लोगों को गुलाम बना करके? आपके ऑप्शंस हैं
द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन के महारानी। दूसरी बात, द मुस्लिम ऑफ टर्की ईरान एंड अफगानिस्तान, टर्की ईरान और अफगानिस्तान के मुसलमानों ने। तीसरा ऑप्शन, द हिंदू किंग्स ऑफ इंडिया इटसेल्फ, इंडिया के हिंदू किंग ने भी। और ऑल ऑफ द अबव, सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया है। दिस इज ईयर 2022। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द पीपल ऑफ इंडिया गेट द राइट्स टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस? ये 2022 है, आज से कितने साल पहले भारत के लोगों को अधिकार मिला लिबर्टी यानी आज़ादी का, इक्वालिटी यानी समता का, और जस्टिस मतलब न्याय का अधिकार? तो लोगों को ये सब अधिकार ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ आज से 72 साल पहले मिला है। क्योंकि आप देखोगे 2022 में 72 साल पीछे जाओगे तो आप 1950 में पहुंचोगे, और ये वही टाइम है जब हमारा देश एक रिपब्लिक बना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो इस तरह से सिर्फ 72 साल पहले भारत के लोगों को उनका अधिकार मिला है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बिफोर 26 जनवरी 1950 डिड द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट्स टू लिबर्टी, इक्वालिटी, एजुकेशन और फेयर जस्टिस? क्या 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के लोगों को ये सारे अधिकार थे? क्या उन्हें लिबर्टी का अधिकार था, आज़ादी का अधिकार था, क्या समता का अधिकार, एजुकेशन, फेयर जस्टिस, किसी भी चीज़ का अधिकार इनको कतई नहीं था 26 जनवरी 1950 से? ये बहुत ही कम समय हुए हैं। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी इंडियन टू नो द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, करंट लेजिस्लेटिव इवेंट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ द पीपल? मतलब क्या ये जरूरी है कि हर इंडियन जो है वो जाने भारत का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या हो रहा है देश में अभी पॉलिटिकली, करंट सिनेरियो क्या चीज़ है, और क्या हर नागरिक को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सुरक्षा करनी चाहिए अपने आप को अवेयर रख करके, ताकि वो अपने राइट्स को लगातार कायम रख सके? ऑप्शन यस और नो। तो जवाब इसका डेफिनेटली यस। हर एक नागरिक को अपने कंट्री में देखना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका क्या हिस्ट्री है, हर चीज़ की समझ तो जरूर होनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनी रह सके और लोगों को उनका अधिकार बना रहे। Okay, so next question, which of the following systems of governance exploit the common people by denying their rights to liberty, equality and justice? मतलब ये कौन सा ऐसा सिस्टम है इनमें से जो कि कॉमन पीपल के जो बुनियादी अधिकार हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, इसे लोगों से छीनता है? आपके ऑप्शंस, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, या फिर इनमें से सब, इनमें से कोई नहीं। जवाब आपको देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।